हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके जीएस क्लब 23 में। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मगध का उत्कर्ष, ठीक है, मगध का उत्कर्ष जो है कि कैसे हुआ, क्या क्या कारण था, तो इसकी चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए मगध का उत्कर्ष के कई रीजन है, कई कारण है, ठीक है, जिसमें आर्थिक विकास हुआ था, राजनीतिक विकास हुआ था, राजनीतिक विकास के साथ साथ भौगोलिक विकास था इसमें। तो इसकी चर्चा हम लोग पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे मगध ये महाजनपद, ठीक है, तो 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा विकास किया तो वो था मगध। ठीक है, मगध का विकास करने का भी रीजन था जो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मगध का विकास करने में क्या क्या रीजन था। तो सबसे पहले क्या होता है कि मगध का विकास में प्रथम भूमिका निभाता है उपजाऊ भूमि यहाँ की होती है। ठीक है, उपजाऊ भूमि होती है। उपजाऊ भूमि के साथ साथ वहाँ लोहा का खोज भी हो गया था। लोहा का खोज के साथ साथ मगध का जो क्षेत्र कुछ क्षेत्र था वो जंगल एरिया पड़ता था, तो वहाँ के हाथियों का विकास होता था जो कि युद्ध में काम करता था। उसके बाद जो है कि राजनीतिक विकास भी यहाँ पे बहुत अच्छा था कि यहाँ का शासन जो है कि युग शासक था। ठीक है, तो ये सब कई सारे रीजन था जो कि मगध के विकास करने में एक भूमिका निभाती है। ठीक है, तो 16 महाजनपद में अगर सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात करें तो वो मगध था। ठीक है, कौन सा? मगध जो है कि शक्तिशाली महाजनपद आता है। ठीक है, मगध का संस्थापक की बात किया जाए कि मगध का संस्थापक कौन था, तो मगध का संस्थापक बृहद्रथ था। ठीक है, कौन था? बृहद्रथ था। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि मगध पर प्रथम शासक कौन था, तो वो आता है हर्यक वंश, यानी मगध पर प्रथम शासक या प्रथम वंश कौन था, तो हर्यक वंश आएगा। लेकिन अगर मगध के संस्थापक पूछा जाए क्वेश्चन तो वो आ जाएगा बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ को जो है कि मगध का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मगध के उदय के कई कारण थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है आर्थिक हुआ था, आर्थिक विकास। दूसरा आता है राजनीतिक विकास। तीसरा आता है भौगोलिक क्षेत्र। तो तीनों चर्चा करते हैं। आर्थिक विकास क्या होता है, तो देखिए आर्थिक विकास करने का मतलब हुआ कि यहाँ का जो भूमि था वो उपजाऊ भूमि था। उपजाऊ भूमि होने का क्या रीजन था कि यहाँ मगध जो था ये क्षेत्र जो था मगध का, ठीक है, तो मगध जो है कि 3 नदी ये जो कि इसका उपजाऊ भूमि था, और यहाँ का उपजाऊ भूमि होने के कारण क्या था कि यहाँ कई सारी नदियाँ थी। नदी के किनारे जो है कि यह मगध स्थित था। ठीक है, देखिए इधर ये गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी में यहाँ पे आके मिलता है गंडक नदी, और इधर से जाकर सोन नदी मिलता है, और यहीं पे जो है कि पाटलिपुत्रा का ये जो है कि पाटलिपुत्रा, यहाँ पे पाटलिपुत्रा था। ठीक है, और प्रथम राजधानी जो मगध का था वो राजगीर था, जिसको गिरिब्रज बोला जाता है। तो मगध जो था प्रथम राजधानी राजगीर था, तो वहाँ का भी भूमि जो है कि उपजाऊ भूमि था। प्रारंभिक राजधानी जो है कि राजगीर था, ये द्वितीय राजधानी आता है पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो यही सब कारण क्या है कि मगध के विकास करने में यहाँ पे नदी के किनारे था। नदी के किनारे जो कि भूमि उपजाऊ भूमि होने के कारण जो है कि ये विकास जो है कि ज़्यादा हुआ था, आर्थिक विकास खदान के मामले में। ठीक है, उसके बाद आते हैं सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक या राजनीतिक। ठीक है, तो राजनीतिक में क्या हुआ कि यहाँ का जो शासक थे वो योग्य शासक थे। ठीक है ना, यहाँ जो है कि शासन अच्छा ढंग से चला रहे थे, और यहाँ का जो भी शासक आए, चाहे वो हर्यक वंश आए, चाहे वो शिशुनाग वंश आए, चाहे जो है कि नंद वंश आए, चाहे मौर्य वंश आए, जो भी आए वो जो है कि अच्छे ढंग से चलाए। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति को क्या देखते हैं कि प्रारंभिक जो राजधानी था वो राजगीर था। तो राजगीर पहाड़ियों के क्षेत्र से घिरा हुआ था। ठीक है, और वहाँ का भूमि उपजाऊ भूमि होता है। ठीक है, पटना की बात किया जाए तो पटना सोन नदी और गंडक नदी और पटना ये गंगा नदी तीनों के संगम पर बसा हुआ है पटना पाटलिपुत्रा। तो ये सब कई कारण था जो कि मगध के विकास करने में एक भूमिका निभाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि मगध में जो है कि क्रम से राजा को कौन कौन से वंश आए थे। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक भी है। ठीक है, तो ट्रिक हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश आता है।
हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, ठीक है। तो ये 4 शासक थे जो कि मगध पर जो कि अपना मगध पर राज किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश की बात किया जाए तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। बिंदुसार नहीं याद रखेंगे, बिंबिसार। बिंबिसार बिंदुसार में अंतर है। बिंदुसार थे अशोक के पिता, ठीक है। अब बिंबिसार जो है वो कौन है, तो वो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। जो कि ये राजधानी अपना बनाया था राजगीर, ठीक है। ये राजधानी कहाँ बनाए, राजगीर बनाए। इन्होंने अपना जीवन, ये जो है कि राजवैद्य एक थे, ठीक है, जिसका नाम था राजवैद्य था जीवक, ठीक है। जीवक राजवैद्य था जो कि गौतम बुद्ध के और अवंती के एक राजा था जिसका नाम था प्रोदत्त। ये दोनों को सेवा के लिए बिंबिसार जो है कि भेजा था, ठीक है ना। बिंबिसार अपना जो है कि क्षेत्र विस्तार करने के लिए अपना वैवाहिक जीवन स्थापित किया, ठीक है। उन्होंने वैवाहिक जीवन स्थापित करके उन्होंने साम्राज्य को विस्तार किया था। अब बिंबिसार अंग के जो राजा थे जिसका नाम था बृहदत्त, उसको हराकर और जो है कि मगध में वो साम्राज्य मिला लिए थे, ठीक है। वैवाहिक जीवन की बात किया जाए तो वैवाहिक जीवन में सबसे पहले देखते हैं महाकोसला, ठीक है। कौशल नरेश की बहन थी महाकोसला, उससे उन्होंने शादी किया और साम्राज्य को विस्तार किया। दूसरा आता है चेलना, ठीक है, जो कि वैशाली के थी, वैशाली के राजकुमारी थी, उससे वो शादी करके उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तीसरा थी वर्तमान क्षेत्र पंजाब का एक राजकुमारी थी क्षेमा, उससे भी शादी करके अपना ये साम्राज्य विस्तार किया था। इसी कारण से जो कि मगध इतना विकास किया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 52 वर्ष तक के जो है कि मगध के गद्दी पर इन्होंने बैठा था। मगध के गद्दी पर 52 वर्ष तक के यह जो है कि मगध पर राज किया, और यह प्रथम शासक था, ठीक है। बिंबिसार प्रथम शासक था जो कि प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था, ठीक है। यह प्रथम शासक था जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। तो ये था हमारा हर्यक वंश में बिंबिसार की कार्यकाल और बिंबिसार से कुछ पॉइंट, ठीक है। बिंबिसार का बेटा जो था, पुत्र था, उसका नाम था अजातशत्रु, ठीक है। क्या नाम था, अजातशत्रु। और अजातशत्रु क्या काम किया कि ये बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर 492 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, ठीक है। 492 ईस्वी में। अगर बात करें बिंबिसार कब गद्दी पर बैठा था, तब बिंबिसार बैठा था गद्दी पर 544 ईस्वी में, ठीक है। तो बिंबिसार के हत्या करके गद्दी पर कौन बैठा, तो अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु का एक और नाम था, कुनिक कहा जाता था इसको, ठीक है, कुनिक। तो 492 ईस्वी में इन्होंने गद्दी पर बैठा पिता के हत्या करके, और जो है कि यह जो है कि क्या किया कि वैशाली और काशी को जीत लिया था, ठीक है। गद्दी पर बैठा तो वैशाली और काशी को इन्होंने क्या किया, जीत लिया। और यह जो था जैन धर्म का जो है कि अनुयायी था, ठीक है। यह क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। और यह जो है कि 32 वर्ष तक के गद्दी पर बैठा रहा, मगध के गद्दी पर यह 32 वर्ष तक के यह बैठा रहा था, ठीक है। यह इसी के शासनकाल में, इसी के अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अजातशत्रु के ही काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, और यह जो है कि कहाँ हुआ था, तो राजगीर में, ठीक है। अब क्या हुआ कि 492 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा, और यह प्रथम शासक था जिसके शासनकाल में गौतम बुद्ध के बौद्ध सभा हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब जो है कि अजातशत्रु का हत्या कर दिया था कौन, उदयन, इसी का पुत्र, ठीक है। इसीलिए इसको कहा, इस वंश को कहा जाता है पितृ हत्या। पितृ हत्या का मतलब होता है कि पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठना, ठीक है। इसी को कहते हैं पितृ हत्या। तो उदयन जो है कि 461 ईस्वी में गद्दी पर यह बैठा था, ठीक है, अपने पिता की हत्या करके, ठीक है।
461 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और यह गंगा, सोन और गंडक के संगम पर ही जो है कि पाटलिपुत्रा का निर्माण किया था। ठीक है, इधर से था, देखिए इधर से था ये गंगा नदी, इधर से आया गंडक नदी और इधर से गया सोन नदी, और यहीं पर जो है कि पाटलिपुत्रा का निर्माण किया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्रा का निर्माण या पाटलिपुत्रा का संस्थापक कौन सा शासक था, तो उदयन था। पाटलिपुत्रा किस संगम के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्रा नामक शहर को यह बसाया था। ठीक है, उसके बाद आता है इसका पाटलिपुत्रा का नाम जो था वो पाटलिग्राम था। ठीक है, पहले जो था वो पाटलिग्राम था, उसके बाद में आया पाटलिपुत्रा, अभी वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वह भी क्या था, वह भी जैन धर्म के संस्थापक था। ठीक है, क्या था वो, सॉरी संस्थापक नहीं, वह भी जैन धर्म के अनुयायी था। उसके बाद हर्यक वंश का जो सबसे अंतिम शासक था वो नागदशक था, उदयन का पुत्र था। ठीक है, तो नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। बिंबिसार अपना विस्तार जो है कि वैवाहिक जीवन से स्थापित करके बनाया था। ठीक है, बिंबिसार का हत्या कर दिया उसी का पुत्र अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु का हत्या कर दिया उसी का पुत्र उदयन, और उदयन के जो है कि उदयन को जो है कि 461 ईस्वी में, सॉरी, और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक, और नागदशक जो है कि नागदशक का हत्या करके जो है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो था शिशुनाग ही खुद था। ठीक है, क्या था, खुद ही शिशुनाग था। और इन्होंने क्या किया कि पाटलिपुत्रा से, ठीक है, यह क्या किया कि पाटलिपुत्रा से हटाकर और वह जो है कि वैशाली राजधानी कर दिया था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्रा से राजधानी ट्रांसफर जो है कि वैशाली कौन सा शासक किया था, तो यह आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश का जो अंतिम शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। ठीक है, अवंती को क्या किया था, शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया था और उसको मगध के क्षेत्र में ही मिला लिया था। और इसका उत्तराधिकारी था जिसका नाम था कालाशोक। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी था जिसका नाम था कालाशोक, और कालाशोक ने क्या किया था कि वैशाली से राजधानी हटाकर फिर से वह पाटलिपुत्रा ही किया था। ठीक है, कहाँ से, वैशाली से हटाकर फिर वह क्या पाटलिपुत्रा किया था। ठीक है, क्या था, कालाशोक। और कालाशोक क्या कि यह राजधानी परिवर्तन कर दिया। शिशुनाग जो बनाया था वो वैशाली बनाया था, अब वैशाली से ट्रांसफर हटाकर उन्होंने क्या किया कि वह जो है कि पाटलिपुत्रा फिर से राजधानी ले आया। तो यह क्वेश्चन आता है कि वैशाली से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्रा लाने वाला शासक कौन था, तो वह था कालाशोक। ठीक है, कौन था, कालाशोक। शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था नंदी। ठीक है, नंदीवर्धन। ठीक है, क्या नाम था, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन क्या, अब देखिए मगध पर जो हर्यक वंश था तो उसका जो है कि शासन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। ठीक है, क्या पड़ता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था, और नंदीवर्धन कमजोर शासक था, इस कारण से इसको जो है कि दबाकर एक नंद वंश का स्थापना करता है। ठीक है, नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन आता है, नंद वंश आता है, और नंद वंश का जो संस्थापक होता है वो महापद्म नंद होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था। ठीक है, तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था, वो मानता था कि हम सिकंदर हैं। ठीक है, और इस घनानंद को क्या किया कि हराकर, घनानंद को युद्ध में हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नया वंश का स्थापना किया था मगध पर, जिसका नाम हुआ मौर्य वंश। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि घनानंद जो है कि सिकंदर का समकालीन था और नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और इसे जो है कि चंद्रगुप्त ने पराजित किया और मगध के गद्दी पर एक नया वंश का स्थापना किया जिसका नाम हुआ मौर्य वंश। ठीक है, तो यहाँ तक के समझ गए। अब हर्यक वंश के शासक के क्रम से याद रखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में शासक कैसे याद रखना है, तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जो उन्होंने हत्या करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का बेटा था उदयन। उदयन क्या किया कि अजातशत्रु को हत्या करके बैठा था। और अंतिम शासक जो था हर्यक वंश का वो था नंद। ठीक है, तो नंद था। उसके बाद जो है कि इसी शासक को क्या कहते हैं, प्रीत हत्या। प्रीत हत्या का मतलब होता है कि पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठना। नंद को क्या किया कि वह शिशुनाग वंश उसको पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना हुआ। और शिशुनाग वंश जो है कि शिशुनाग खुद स्थापना किया था और उन्होंने वैशाली जो है कि राजधानी बनाया। लेकिन शिशुनाग वंश का एक शासक था, ये उत्तराधिकारी था जिसका नाम था कालाशोक। और कालाशोक ने क्या किया कि वैशाली से ट्रांसफर हटाकर राजधानी और वह पाटलिपुत्र स्थापना किया। और शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम था ये नंदीवर्धन। ठीक है, क्या था, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन को जो है कि हराकर नंद वंश का स्थापना करता है मगध पर। और नंद वंश का संस्थापक जो था जिसका नाम था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद का जो है कि अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था और उसी को पराजित करके मगध के गद्दी पर एक नया वंश का स्थापना होता है जिसका नाम था मौर्य वंश। घनानंद को पराजित किया था ये चंद्रगुप्त। ठीक है, तो ये यहाँ तक कि हर्यक वंश समाप्त करते हैं और हर्यक वंश के बारे में हम लोग देखें यहाँ तक के। ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश के बाद आते हैं क्या, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश थोड़ी सी क्या है कि मौर्य वंश एक अलग चैप्टर है। ठीक है, जिसमें ये काफ़ी लंबा चैप्टर होगा। इसको थोड़ा सा स्टॉप करके और सिकंदर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसमें कौन कौन से शासक आए। ठीक है, इसी में अशोक के बारे में पढ़ना है, इसी में बिंदुसार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसका वीडियो एक हम लोग देखेंगे। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। ठीक है, क्या नाम था, फिलिप। और फिलिप जो था वो मकदूनिया के शासक 359 ईस्वी में बना था। ठीक है, 359 ईस्वी में क्या किया था, यह मकदूनिया का शासक बना। और इसका एक सेनापति था, सिकंदर का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, क्या नाम था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें इसका दो सेनापति था। एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर और एक जल सेनापति था जिसका नाम था निर्याकस। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। तो इसका सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और इसका जल सेनापति का नाम था निर्याकस। इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, सिकंदर जो है एक युद्ध लड़ा था जिसका युद्ध का नाम था हाइडेस्पिज युद्ध। यह क्या किया था कि यह जो है कि सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस, यह दोनों के बीच जो है कि यह ब्यास नदी, ये झेलम नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। और इसी युद्ध को जो है कि हाइडेस्पिज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यह जो है कि ये एक नगर बसाया था। इसका एक प्रिय घोड़ा था। ठीक है, इसका एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बौके फला। ठीक है, बौके फला। और उसी के नाम पर झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया था जिसका नाम था बौके फला। ठीक है, उसके बाद इसकी मृत्यु जो है कि 323 ईस्वी में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि था मगध का उत्कर्ष जो हम लोग देखें। और अगर इसका ट्रिक की बात करें, ठीक है, तो ट्रिक देखिए, एक ट्रिक है कि हसीना मासूक शाह। ठीक है, हसीना
मशूक़ ये ट्रिक है। इसको मतलब मगध के शासक, मगध का जो शासक है उसको एक क्रम से याद करने का ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए हसीना मशूक़, तो ह से हो गया हर्यक वंश। ठीक है, स से हो गया, सी से हो गया शिशुनाग वंश। ठीक है, और न से हो गया नंद वंश, और म से हो गया मौर वंश। ठीक है, म से हो गया मौर वंश, और सु से हो गया सुग वंश, और क से हो गया कन्नौ वंश, और सा से हो गया सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश जो था वो दक्षिण भारत का एक वंश था। ठीक है, तो वो मगध में नहीं लेकर जो है कि एक मगध का ही पार्ट है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ तक के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 7 शासक, 6 शासक अगर माने तो 6 शासक थे जो कि मगध के गद्दी पर वो अपना राज किए थे। ठीक है, और ये सातवाहन जो था वो दक्षिण भारत का एक शासक था।